क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करें तो 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू आर अवेयर, जैसे कि आप सब जानते हैं ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस एनिमल्स हैं। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ह्यूमंस में, उनमें क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। फिर जो मेल के स्पर्म हैं और मतलब मेल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दैट इज़ नोन एज इंसेमिनेशन। फिर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद जो है वो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का। फिर उसका अटैचमेंट हो जाता है यूट्राइन वॉल से, दैट इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन। एंड उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज़ गैस्टेशन। एंड फाइनल डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज़ पार्चुरेशन। अगर हम इन इवेंट्स को थोड़ा सा अरेंज करें तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद है इंसेमिनेशन, उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है इम्प्लांटेशन, फिर गैस्टेशन और फाइनली पार्चुरेशन। तो ये इतने इवेंट्स जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। यू हैव लर्नड दैट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। और रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट कब होते हैं? ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं और जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो ओल्ड मैन में कंटिन्यू रहता है, लेकिन ओवम का जो फॉर्मेशन है वुमेन में सीज हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर के आसपास मीनोपॉज होता है, तो जो ओवम का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर एसेसरी डक्ट्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम में देख सकते हैं आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसको टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? स्क्रोटम में सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं टेस्टिस से एक डक्ट ऊपर की तरफ गई है, दैट इज़ नोन एज वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जो है वो स्पर्म्स को कैरी करता है कहाँ तक? ये कैरी करता है सेमाइनल वेसिकल्स के पास तक। सेमाइनल वेसिकल्स का सिक्रीशन इसमें ज्वाइन होता है और जो डक्ट बनती है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये ज्वाइन कर जाता है, जो यूरेथ्रा निकलता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज्वाइन हो जाता है और फाइनली आगे की तरफ आके यूरेथ्रा बनाता है, पेनिस में कंटिन्यू हो जाता है और आगे की तरफ है ये ग्लांस पेनिस, फोर स्किन। बाकी जो ऑर्गन्स हैं, किडनी से आया हुआ है यूरेटर और यहाँ पर है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद जो पेनिस है पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, रेक्टम है, एनस है एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को भी यहाँ पे शो किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं एक पाउच में जिसको बोला जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम बाहर क्यों होता है एब्डोमिनल कैविटी के? क्योंकि लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है टेस्टिस का, 2 to 2.5 सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एडल्ट में जो टेस्टिस है वो ओवल होता है शेप में। इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस जो है वो कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग के द्वारा। हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल में अंदर की तरफ 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक मेल जर्म सेल्स हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी हैं सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का काम क्या होता है? इनमें मियोटिक डिवीजन्स होते हैं और फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जबकि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? ये जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अब इसके अलावा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस
और इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या फिर लीडिक सेल्स होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? जो लीडिक सेल्स हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रीट करती हैं, जिनको बोला जाता है एंड्रोजन्स। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स के अंतर्गत आता है रेटी टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। सो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं ध्यान से एक बार। देखेंगे डायग्राम को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल से। टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो कनेक्टेड स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। ये ज्वाइन होते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जो है वो कंटिन्यूएशन होता है वास डिफरेंस के साथ। वास डिफरेंस जाके ज्वाइन करता है सेमाइनल वेसिकल से। सेमाइनल वेसिकल के बाद आता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद यहाँ पर पर्वोयूथेरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और वहाँ से कंटिन्यूएशन होता है यूरेथ्रा का। और बाकी ऑर्गन्स को भी देख सकते हैं जैसे यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ग्लैंड्स, पेनिस, फोरस्किन एंड टेस्टिस शो किया गया डायग्राम में। सो ये जो एसेसरी डक्ट्स वाला पार्ट है ये कौन सा है? ये रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और फाइनली यूरेथ्रा। तो ये पूछा जाता है, इसके बारे में सीक्वेंस पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं टेस्टिस के ओपन होते हैं वासा एफरेंसिया में रेटी टेस्टिस के थ्रू। वास एफरेंसिया क्या है? वास एफरेंसिया टेस्टिस को लीव करता है और ये एपिडिडाइमिस में ओपन होता है जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस के पीछे की सरफेस की तरफ होता है। एपिडिडाइमिस के बाद कंटिन्यू होता है वास डिफरेंस जो कि एब्डोमेन में ऊपर की तरफ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाता है। ये एक डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से और ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में। इस डक्ट का काम क्या है? ये डक्ट these ducts store transport the sperm from testis to the outside the urethra। तो ये जो एसेसरी डक्ट सिस्टम आपने पढ़ा ये क्या करता है, इसका काम क्या है? ये डक्ट्स स्पर्म को स्टोर करते हैं, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं टेस्टिस से लगा के यूरेथ्रा तक। अब यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड करता है पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग तक जो कि यूरेथ्रल मिएटस कहलाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू शो किया गया है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ, अभी मैं ये बाउंड्री से मार्क कर रहा हूँ, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसके अंदर जो सेल्स हैं दीज आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन हो रहा होता है। कुछ कुछ बड़ी बड़ी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आप देख सकते हैं ये सेल्स। इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। फिर इनके बीच बीच का जो स्पेस है जो जैसा कि जो डार्क रेड से यहाँ पे शो किया गया इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका काम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग और इन्हीं का काम होता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना। आगे बात करते हैं। द पेनिस इज़ अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू को बना होता है जो कि एरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है ताकि इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। जो एनलार्ज्ड एंड है पेनिस का इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस और एक कवर्ड होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसको बोला जाता है फोरस्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आता है पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं वो सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं जो कि रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स उसमें होते हैं। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन हैं इनका काम होता है दे हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसके अलावा पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ये भी लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ये पार्ट्स जो सिस्टम के जो पार्ट्स हैं अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। सो ये जो सिस्टम हमने पढ़ा इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो इंटीग्रेटेड होते हैं ताकि ये बहुत सारे प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सकें जैसे ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज के बारे में बात करें, ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं
और इनके दो काम होते हैं मेनली, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना दैट इज़ ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ओवरी कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, और हर एक ओवरी का जो साइज़ है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये कनेक्टेड होते हैं पेल्विक वाल से और यूट्रस से लिगामेंट्स के द्वारा। हर एक ओवरी के ऊपर जो है वो थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को इंक्लोज करता है, और जो स्ट्रोमा रीजन है ये दो जोन्स में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू शो किया गया है, फीमेल पेल्विस को शो कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे बाहर की तरफ से। सबसे बाहर की तरफ है लेबिया मेजोरा, उसके बाद है लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, फिर वेजाइनल ऑरिफिस, और ऊपर की तरफ यूरेथ्रा। ऊपर की तरफ जो बोन दिख रही है जहाँ पे बोन ज्वाइन करती है दैट इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके ऊपर ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेटर। सो पीछे की तरफ एनस और जो इलोंगेटेड ऑर्गन है इसको बोलते हैं वेजाइना, पीछे की तरफ रेक्टम है, और वेजाइना के तुरंत बाद सर्विक्स, और उसके ऊपर यूट्रस कंटिन्यूएशन में होता है। सो ओविडक्ट्स और जो फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट्स दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ये तीनों मिलके बनाते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। हर एक फेलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, और कहाँ से स्टार्ट होता है ये, पेरीफेर ऑफ ईच ओवरी, ओवरी के पास से स्टार्ट होकर यूट्रस में ज्वाइन करता है। जो पार्ट ओवरी के क्लोज़र होता है उसमें फनल शेप्ड इन्फेंटिबुलम पाया जाता है। फनल शेप्ड इन्फेंटिबुलम बोलते हैं इसको, फनल शेप का होता है। इसकी जो एजेज हैं वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्बरी, जो कि ओवम के कलेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। ओवुलेशन के बाद ये ओवम कलेक्ट करने का काम करते हैं। इन्फेंटिबुलम के बाद जो वाइडर पार्ट है दैट इज़ एम्पुला, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। अगर हम ओविडक्ट्स को स्टडी करें, यहाँ पे ओवरी है, ओविडक्ट स्टार्ट होता है यहाँ से ओवरी के पास से। जो सबसे वाइड पार्ट है यहाँ पर इसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलम, फनल शेप का होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दैट इज़ फिम्बरी। इसके बाद आता है थोड़ा सा वाइड पार्ट है दैट इज़ एम्पुला, और उसके बाद स्थमस। तो ये तो हो गया फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जहाँ एंड करता है, कहाँ ज्वाइन कर जाता है, ये यूट्रस से ज्वाइन कर जाता है। यूट्रस के पार्ट्स दिखाए गए, यूट्राइन फंडस है, यूट्राइन कैविटी है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यूट्रस के बाद जो ऑर्गन कंटिन्यूएशन होता है दैट इज़ सर्विक्स, इसमें जो बीच में गैप होता है दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल कैनाल, और आगे की तरफ फिर होता है वेजाइना। सो ये हमने देखा डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बात करते हैं। द इन्फेंटिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला वर्ड कहीं भी आएगा तो वाइड पार्ट को ही शो करता है, चाहे वो मेमोरी ग्लैंड्स में हो एम्पुला, चाहे इंटरनल ईयर में हो एम्पुला। तो एम्पुला का मतलब वाइड पार्ट होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट दैट इज स्टमच, इसमें नैरो ल्यूमेन होता है, यानी कि इसमें जो डायमीटर होता है वो कम होता है, और ये यूट्रस से ज्वाइन करता है। यूट्रस सिंगल होता है, इसको वॉम्ब भी कहते हैं। जो यूट्रस का शेप है ये इन्वर्टेड पियर के जैसा होता है, ये लिगामेंट से सपोर्टेड होता है जो कि पेल्विक वॉल से अटैच्ड होते हैं। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में नैरो सर्विक्स से। जो सर्विक्स की कैविटी है इसको बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना दोनों मिल के फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल। जो यूट्रस की वाल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की दैट इज़ मायोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है जो कि कहलाती है एंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। जो एंडोमेट्रियम है ये इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस एग्जिबिट करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो डिलीवरी के टाइम पे इसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होते हैं। जो फीमेल जेनिटेलिया है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस एक कुशन है फैटी टिश्यू का जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर के द्वारा कवर्ड होता है। लेबिया मेजोरा फ्लेसी फोल्ड्स हैं टिश्यू के जो एक्सटेंड करते हैं मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड हैं टिश्यू के जो लेबिया माइनोरा के अंदर पाए जाते हैं। वेजाइना की जो ओपनिंग है कभी अक्सर जो है वो पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं हाइमेन। क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन पे पाया जाता है जहाँ पर 2 लेबिया माइनोरा जो है वो मिलते हैं एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में।
हाइमेन जो है वो अक्सर फर्स्ट क्वाइटिस या फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्रेक हो जाता है. However, it can be broken. It can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling. तो हाइमेन जो है वो दूसरे तरीके से भी ब्रेक हो सकता है, जैसे अचानक से गिरने की वजह से, जर्क लगने की वजह से, या वेजाइनल टैम्पॉन इंसर्ट करने की वजह से, या फिर एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से, जैसे हॉर्सबैक राइडिंग या साइकिलिंग. और कुछ वुमेंस में हाइमेन जो है वो क्वाइटस के बाद से भी परसिस्ट कर जाता है. तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का. नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू शो किया गया है मेमोरी ग्लैंड्स का. सो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये बहुत सारे मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है. मेमोरी लोब्स के अंतर क्या होते हैं? मेमोरी एल्वेलस होते हैं और यहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है. ये ओपन होते हैं मेमोरी डक्ट में. मेमोरी डक्ट जो है वो ओपन होता है एक वाइडर एम्पुला में. एम्पुला में थोड़ी देर के लिए मिल्क स्टोर होता है और फाइनली ये लैक्टिफेरस डक्ट से जो है वो ओपन हो जाता है बाहर की तरफ. यहाँ पर डार्क एरिया होता है जिसको बोलते हैं एरियोला. फाइनली ये निपल से ओपन हो जाता है. बाकी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख सकते हैं. फैट है, पीछे की तरफ रिब्स हैं, मसल्स हैं रिब्स के बीच बीच में. और कौन सी मेजर मसल है यहाँ पे? दैट इज़ पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स. So, a functional memory gland is a characteristic of all female mammals. एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ये सभी फीमेल मेमल्स का करेक्टरिस्टिक है. मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं ब्रेस्ट्स. इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है. जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर एक ब्रेस्ट का, इसमें 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं अल्वेलाई. जो अल्वेलाई की सेल्स हैं मिल्क सिक्रीट करती हैं जो कि कैविटीज़ में स्टोर होता है ल्यूमेंस ऑफ अल्वेलाई में. अल्वेलाई ओपन होते हैं मेमोरी टिब्यूल्स में. जो टिब्यूल्स हैं हर एक लोब के ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट्स फॉर्म कर लेते हैं और सेवरल मेमोरी डक्ट एक साथ ज्वाइन करके वाइडर मेमोरी एम्पुला फॉर्म करते हैं जो कि कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू मिल्क सक्ट आउट किया जाता है, बच्चा दूध पीता है जिसके थ्रू. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. टेस्टिस मेल्स में, ओवरी फीमेल्स में यही गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली. और प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस. टेस्टिस की हम बात करें तो टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे. जो स्पर्मेटोगोनिया है सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, ये प्रेजेंट होता है इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पे और डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ताकि इनका नंबर इंक्रीज हो जाए. फिर हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉयड होता है इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या कहलाते हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोले जाते हैं और इनमें मियोसिस स्टार्ट होती है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2n होता है, ये डिप्लॉयड ही होता है. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है. तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में केवल 23 क्रोमोसोम्स बचते हैं हर एक में. जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स. सो स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 23 ही होगा. अब जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में एक प्रोसेस के द्वारा जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. स्पर्मेटिड एक नॉर्मल सेल है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. ये डिफरेंशिएट होकर एक अलग सा स्ट्रक्चर बना लेता है जहाँ पर न्यूक्लियस और हेड नेक टेल जो टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है. तो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड हैं ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं और फाइनली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हो जाते हैं. प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन. तो ध्यान देना यहाँ पे ये तीनों जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में. वन इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड थर्ड वन इज़ स्पर्मिएशन. सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा जब क्वेश्चन आएगा तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना. आगे बात करते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे जब गोनेडोट्रोपिन का जो है वो अमाउंट बढ़ जाता है. और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हुआ?
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, वो पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी से फिर दूसरे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जीएनआरएच का जब लेवल बढ़ेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और दो गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन ये स्टिमुलेट कर देगा। वन इज एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच जो है वो लीडिक सेल्स पे काम करता है और ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है एंड्रोजन्स का। एंड्रोजन्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा जो एफएसएच है ये सर्टोली सेल्स पे काम करता है और ये भी कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ कराता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, देखो सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद एक एक्रोसोम स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं या एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल है, तो इस पूरे पार्ट को बोला जाता है हेड। नीचे की तरफ नेक है जहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल्स का काम होता है ये ओवम का जो डिवीज़न है उसको कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा जो सेल डिवीज़न है उसको स्टिमुलेट करते हैं जाइगोट के अंदर में। इसके बाद मिडिल पीस होता है जिसमें खूब सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, तो ये एनर्जी सोर्स है स्विमिंग करने के लिए। जो स्पर्म है वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है इसमें। इसके अलावा टेल होता है जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्पर्म, ये कंपोज्ड होता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल से। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है पूरी बॉडी ऑफ स्पर्म में। स्पर्म हेड कंटेन्स एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म हेड में क्या होता है, एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसका जो एंटीरियर पोर्शन है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स फील्ड होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडिल पीस की बात करें, मिडिल पीस में न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ टेल के लिए और स्पर्म मोटिलिटी को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आगे बात की जाती है कि ह्यूमन मेल कितने स्पर्म्स इजैकुलेट करता है, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज़ करता है एक क्वाइटस के दौरान। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग 60% स्पर्म नॉर्मल शेप के होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होने चाहिए, और जो 40% हैं उनमें विगरस मोटिलिटी देखने को मिले, उनमें मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एनर्जेटिक स्पर्म होने चाहिए 40%। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो जाते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के द्वारा। इसमें जो है वो सिक्रीशन ऐड होते हैं एपिडिडाइमिस के, वास डिफरेंस के, सेमिनल वेसिकल के और प्रोस्टेट के, जो कि बहुत ज़रूरी हैं मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए। सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिला के क्या बनता है, सीमेन बनता है। द फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। और ये जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं इसके अलावा ग्लैंड्स हैं, इनका फंक्शन कौन मेंटेन करता है, तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स मेंटेन करते हैं, दैट इज एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं oogenesis के बारे में। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये oogenesis कहलाता है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान इनिशिएट हो जाता है, जब कपल मिलियन गैमेट मदर सेल्स बन जाते हैं, ओगोनिया तभी बन जाते हैं हर एक फीटल ओवरी में, और उसके बाद कोई भी ओगोनिया नहीं बनते, ना ही ऐड होते हैं। बर्थ के बाद जो सेल है वो अपना डिवीज़न स्टार्ट करती है और प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है मियोटिक डिवीज़न की, वहाँ पे आके टेम्पोरली अरेस्ट हो जाता है इसी स्टेज पर और कहलाता है प्राइमरी oocyte। हर एक प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर से कवर्ड हो जाता है और अब कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी पे लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं हर एक ओवरी में, और जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये सराउंडेड हो जाते हैं बहुत सारी लेयर्स ग्रैनुलोसा सेल्स की, इनके तरफ जो वो कवरिंग बना लेती हैं और एक न्यू थीका बन जाता है, तब हम इनको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलने लग जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल सून जो है वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं टर्सरी फॉलिकल में। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है टर्सरी फॉलिकल का कि यहाँ पे फुल फिल्ड कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एंट्रम। जो थीका लेयर है ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में। और सबसे ख़ास बात क्या है इस स्टेज में कि इस स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है टर्सरी फॉलिकल में,
वो भी साइज में ग्रो कर जाता है और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है, और फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte का, और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte का जो बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म है ये उसको रिटेन करता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना वो बस मतलब बेसिकली जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था उससे छुटकारा पाने के लिए बनता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? इसका एडवांटेज क्या है? बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म रिटेन करके रखेगा तो आगे जो है वो प्रॉपर डिवीजन कर पाएगा। क्या फर्स्ट पोलर बॉडी जो बार्न होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से, वो आगे फर्दर डिवाइड करता है या डिजनरेट कर जाता है? तो बेसिकली डिजनरेट ही कर जाता है। आगे बात की गई कि हम इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं, एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस कि क्या होता है, बट जनरली डिजनरेट ही हो जाते हैं। जो टर्सरी फॉलिकल है इसमें फिर चेंजेस होते हैं, ये मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बना लेता है। जो सेकेंडरी oocyte है इस पर एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है, दैट इज जुना पेलोसिडा सराउंड करती है इसको। ग्राफियन फॉलिकल अब रप्चर कर जाता है, सेकेंडरी oocyte ओवम रिलीज हो जाता है, ओवरी से प्रोसेस कहलाता है ओवुलेशन। सो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर होता है वो हम लोग देखेंगे ध्यान से। अभी हम लोग देख लेते हैं, डायग्रामेटिक सेक्शन शो किया गया है ओवरी का, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई है आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं ये कैसे कैसे डेवलप होती हैं उन्हीं को यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स की, फिर ये ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, सेकेंडरी बनाते हैं, टर्सरी बनाते हैं। टर्सरी का खास बात क्या होती है, टर्सरी फॉलिकल की यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड एंट्रम देखने को मिलता है। इसके बाद ये और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तब कहलाता है ग्राफिन फॉलिकल। फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है तो जो सेकेंडरी oocyte है दैट इज़ ओवम, ये रिलीज़ हो जाता है, प्रोसेस कहलाता है ओवुलेशन। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ग्राफिन फॉलिकल का वो बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है और फॉर्म करता है कॉर्पस अल्बिकेंस, और फाइनली ये डिजनरेट कर जाता है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में थोड़ा सा कंपैरिजन शो किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर पर सेल जो है वो 46 होता है स्टार्टिंग में। कहाँ तक 46 रहता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के केस में यहाँ पर 46 होता है, प्राइमरी oocyte में यहाँ पर 46 होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। दूसरी साइड हम बात कर रहे हैं oogenesis में, तो oogenesis का जो प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही शुरू हो गया, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो गया। यहाँ पर माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है, प्राइमरी oocyte फॉर्म हो जाता है। प्राइमरी oocyte जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसका ओवुलेशन से पहले या ठीक पहले कंप्लीट होता है और ये अटका रहता है प्रोफेज फर्स्ट पे। तो फीटल लाइफ के बाद यहाँ पे बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी सब कुछ हो जाता है, तब जाके ये पहला डिवीजन कंप्लीट होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो अभी नहीं हुआ है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन आगे होता है। जो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी है ये एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ होता है ओवम की फॉर्म में। आगे का डिवीजन जो है वो फर्टिलाइजेशन होने पे ही कंप्लीट होता है, तो वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। इधर स्पर्मेटोजेनेसिस में देख लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होता है और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स में, दैट इज़ मंकी, एप एंड ह्यूमन बींग्स में, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और इसको बोलते हैं मेनार्की। ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रिपीट होता है एट एन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है, वन मेंस्ट्रुएशन से लगा के नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक, ये जो इवेंट्स हैं इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। और एक ओवम जो है ओवुलेशन पे रिलीज़ हो जाता है मिडिल ऑफ साइकिल पे। सो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं ध्यान से, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो सबसे पहली जो फेज़ है दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन, 1 to 5 डेज़ तक इसमें ब्लीडिंग होता है सबसे पहले और वहाँ से स्टार्ट होता है।
और उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज़, दैट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज़। यहाँ पे देखो क्या होता है कि फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट होते हैं और फॉलिकल मैच्योर होता है, ओवुलेशन हो जाता है 14th डे पर। बाकी सारे चेंजेस भी देख सकते हैं कि FSH हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल भी यहाँ पे शो किया गया है। जो FSH हार्मोन है वो पहले कम रहता है, लेकिन 14th डे पे इसका भी लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। LH हार्मोन का भी जो लेवल है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है ओवुलेशन के दौरान। इसके अलावा जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो 14th डे पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसके बाद डिक्रीज़ हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है ये शुरू में कम रहता है, लेकिन जैसे ही इधर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। फिर जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता चला जाता है। बाकी नीचे जो एक्टिविटी दिखाई गई है यूट्राइन इवेंट्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो होने के बाद जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप करना स्टार्ट कर जाता है इन रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और फिर ये डेवलप होते होते फाइनली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो डिजेनरेट कर जाता है और फिर से जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है और नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज़ देख सकते हैं। ल्यूटियल फेज़ कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कहा गया, इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज़, जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। और फाइनली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है और नई साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है 28 या 29th डे से। आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ओवम जो है वो रिलीज़ हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। ये मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है। जो मेजर इवेंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो हम लोग देख चुके हैं ऊपर डायग्राम में। साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो होता है ये 3 से 5 दिन तक होता है। फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो क्यों होता है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ब्रेकडाउन की वजह से होता है यूट्रस में, और जो इसके साथ ब्लड वेसल्स हैं इनका भी जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म करते हैं जो वेजाइना से बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज ना हो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है, हालांकि जो मेंसेस हैं वो किसी दूसरे कारण से भी बंद हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद आती है फॉलिकुलर फेज़। इस फेज़ में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी में ये फिर से जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं और फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनाते हैं, और साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का ये भी रीजनरेट करने लग जाता है प्रोलिफरेशन से। ये जो चेंजेस हैं ओवरी और यूट्रस में, ये बहुत सारे जो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स हैं इनके लेवल से इंड्यूस्ड होते हैं, इनका लेवल से कंट्रोल्ड होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, LH और FSH का जो सिक्रीशन है दैट इज़ गोनेडोट्रोपिन्स, ये धीरे धीरे बढ़ता है फॉलिकुलर फेज़ में और स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एज वेल एज जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है ग्रोइंग फॉलिकल से उसको भी स्टिमुलेट करता है। दोनों ही LH और FSH जो है वो मिडिल ऑफ साइकिल पे यानी 14th डे पे पीक लेवल अटेन करते हैं। LH के रैपिड सिक्रीशन की वजह से मैक्सिमम लेवल आता है मिड साइकिल पे, जिसको बोलते हैं LH सर्ज, और ये रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या होता है ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर हो जाता है और ओवम का रिलीज हो जाता है, प्रोसेस कहलाता है ओवुलेशन। जो ओवुलेशन यानी कि ओवुलेटरी फेज, इसके तुरंत बाद ल्यूटियल फेज आ जाती है। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ग्राफिन फॉलिकल के कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जो कि प्रेगनेंसी को या एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। और एंडोमेट्रियम जो है वो इम्प्लांटेशन कराता है फर्टिलाइज्ड ओवम का, और जो दूसरे इवेंट्स है प्रेगनेंसी के। प्रेगनेंसी के दौरान बाकी जितने भी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये स्टॉप हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजेनरेट कर जाता है और इसे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम का, और फाइनली मेंस्ट्रुएशन होता है और नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। ह्यूमन बींग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सीज कर जाता है 50 ईयर्स ऑफ एज पे, और इसको टर्म दिया जाता है मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ का, और ये एक्सटेंड करता है मिनार्की और मेनोपॉज के बीच में। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, तो ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पता नहीं इस पार्ट से पूछे जाएंगे कि नहीं, पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपके लिए बताया गया है बेसिकली। मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है या सैनिटेशन है मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे रहना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना चाहिए या फिर क्लीन होममेड पैड्स का यूज़ करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन्स या होममेड पैड को 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए जैसे रिक्वायरमेंट हो। और सैनिटरी नैपकिन्स का जो डिस्पोजल है वो प्रॉपरली यूज्ड पेपर से रैप करके करना चाहिए, ऐसे ही इधर उधर नहीं थ्रो करना चाहिए। स्पेशली टॉयलेट के ड्रेनेज में तो बिल्कुल नहीं थ्रो करना चाहिए या फिर ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। और नैपकिन को हैंडल करने के बाद हाथ हमेशा सोप से धोने चाहिए, और या फिर हैंड वॉश का ज़माना है, डिटॉल से भी धो सकते हैं। मतलब मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बारे में। तो कॉपुलेशन के दौरान जो क्वाइटस के दौरान सीमेन रिलीज़ किए जाते हैं पेनिस से वेजाइना में, इंसेमिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। जो मोटाइल स्पर्म्स हैं ये रैपिडली स्विम करके सर्विक्स से पास होते हैं, यूट्रस में एंटर कर जाते हैं और फाइनली एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से, ये भी जो है वो एम्पुलरी रीजन तक पहुंच जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र हो जाए एम्पुलरी रीजन पे, और यही रीजन होता है कि सभी कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा लेयर के कंटैक्ट में आता है और यहाँ इस मेम्ब्रेन में चेंजेस को इंड्यूस करता है जो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके से केवल एक ही स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। और जो सिक्रीशन है एक्रोसोम के, ये स्पर्म को हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में एंटर करने में। कौन कौन सी लेयर्स के थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और इससे जो है वो सेकेंडरी oocyte का जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ये भी अनइक्वल टाइप का होता है और इससे सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड ओवम ऊटिड का फॉर्मेशन होता है। और तुरंत बाद ही जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का ये आपस में फ्यूज़ कर जाता है, फ्यूज़ करके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है। अब बात की जा रही है कि जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 23 क्रोमोसोम्स जो है कि उसमें होते हैं स्पर्म में, 23 होते हैं ओवम में, मिलके 46 क्रोमोसोम बना लेते हैं। वन हैज़ टू रिमेंबर द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, और इसी स्टेज पे जो है वो बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फीमेल का जो क्रोमोसोम पैटर्न है वो XX होता है और मेल का XY होता है, तो जितने भी हैप्लॉइड गैमीट्स हैं जो फीमेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है X होता है, जबकि मेल गैमीट्स में जो सेक्स क्रोमोसोम ये X या Y कुछ भी हो सकता है। 50% जो है वो स्पर्म्स X क्रोमोसोम को कैरी करते हैं जबकि 50% जो है वो Y को कैरी करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट के बाद जो जाइगोट है ये XX या XY कैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज किया है, X वाला या Y वाला। ऐसा जाइगोट जिसमें XX होगा तो ये फीमेल बेबी बनाएगा, XY होगा तो मेल बनाएगा। तो क्रोमोसोमल पैटर्न्स के बारे में चैप्टर 5 में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसीलिए साइंटिफिकली ये करेक्ट है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी है ये फादर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, मदर के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता है। आगे हम लोग बात करते हैं जो माइटोटिक डिवीजन से जाइगोट में स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे जाइगोट जो है वो ओविडक्ट से मूव करता है और डिवीजन कहलाता है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ सेल डिवीजन होता है स्टार्टिंग में, और 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवम है, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो गया और फिर जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है इसको बोला जाता है मोरुला, और आगे फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। यहाँ इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। डिफरेंट स्टेजेज यहाँ पे शो की गई हैं डायग्राम में। सो जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है इसको बोला जाता है मोरुला। मोरुला कंटिन्यू करता है, डिवाइड करता है और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और ये मूव करता है यूट्रस में। ब्लास्टोमियर्स जो ब्लास्टोसिस्ट की हैं ये अरेंज हो जाती हैं आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट में, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये फिर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है एम्ब्रियो के रूप में। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स हैं रैपिडली डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है। यही प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी।
आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, जिनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि यूट्राइन टिश्यू के द्वारा सराउंडेड होते हैं और मैटरनल ब्लड के द्वारा सराउंडेड होते हैं। जो कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू ये इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, जैसे फिंगर्स क्रॉस्ड हो जाती हैं हमारी एक दूसरे के साथ, और जॉइंट करके एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंक बनाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है जो भी एम्ब्रियो में प्रोड्यूस होते हैं। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को टू एंड फ्रो एम्ब्रियो में। प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में भी काम करता है और बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, ये भी जो है वो ओवरी के द्वारा भी सिक्रीट किया जाता है। तो याद रखें एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन ये वुमेन में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो दूसरे हार्मोन हैं उनका लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा रहता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। इनका भी जो अमाउंट है वो मैटरनल ब्लड में सेवरल फोल्ड्स बढ़ जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये हार्मोन्स क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है वो फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस जो भी मदर में हो रहे हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। सो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ह्यूमन फीटस जो है वो यूट्रस में शो किया गया है। सो एम्ब्रियो देख सकते हैं यहाँ पर यॉर्क सैक फॉर्मेशन हुआ है, ये कैविटी है यूट्रस की, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो वेसल्स के साथ है, और ये इम्प्लांटेड जो है वो इम्प्लांटेशन शो किया गया है। यहाँ पे म्यूकस का प्लग बन जाता है सर्विक्स में, ताकि जो कंटेंट है यूट्रस के ये निकल ना पाए। आगे बात की जा रही है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो का, ये डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, आउटर लेयर बनाता है एक्टोडर्म, इनर लेयर बनाता है एंडोडर्म। इसके अलावा मेसोडर्म भी जो है वो अपीयर हो जाता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। और ये जो 3 लेयर हैं ये सभी टिश्यूज़ को बनाती हैं। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इन्हीं 3 लेयर से मिलके बने होते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ों का मेंशन किया जाना बहुत ज़रूरी है कि जो इनर सेल मास है इसमें सर्टेन सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स, जो कि जिनमें जो है सभी टिश्यूज़ और सभी ऑर्गन्स को बनाने की पोटेंसी होती है, पावर होती है। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से मेजर फीचर्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है और बाकी जानवरों में भी अलग अलग है, आप रिसर्च कर सकते हो नेट से। ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है, और जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का उसको आप FHS सुन के, यानी कि फीटस हार्ट साउंड सुन के आप पता कर सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक फीटस जो है वो लिम्ब डेवलप कर लेता है, डिजिट्स डेवलप कर लेता है, और बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लिम्ब और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस के हैं और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, सिर पे बाल आना, ये 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ऑब्जर्व किए जाते हैं। 24 वीक्स के एंड तक यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर के एंड तक जो बॉडी है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं और आईलैशेस फॉर्म हो जाते हैं। 9 मंथ्स के एंड के बाद जो फीटस है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का लगभग 9 मंथ का होता है, जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इसके बाद विगरस कंट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में एंड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, जो एक्सपल्सन या डिलीवरी कराते हैं फीटस की, इस प्रोसेस को बोला जाता है चाइल्ड बर्थ। ये जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है इसको पार्चुरेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से इंड्यूस किया जाता है। सिग्नल्स पार्चुरेशन के कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, जो कि माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंड्यूस करता है। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है मैटरनल पिट्यूटरी से, और ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन मसल्स पे काम करता है और स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शंस कॉज करता है, जिससे फिर जो है वो
फर्दर सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का, और ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है यूट्राइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बीच में, ये कंटिन्यू बढ़ता जाता है, जिससे जब स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस होते हैं और इससे जो बेबी है वो एक्सपल हो जाता है, यूट्रस से बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू, और फाइनली पार्चुरेशन होता है। इन्फेंट जब डिलीवर हो जाता है, प्लेसेंटा भी थोड़ी देर बाद डिलीवर हो जाता है, तो सवाल आ जाता है यहाँ पे कि डॉक्टर्स जो है वो डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए क्या इंजेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं। आगे बात की कि जो मेमोरी ग्लैंड हैं फीमेल्स के, इनमें भी डिफ्रेंशिएशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और ये मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोसेस कहलाता है लैक्टेशन। इससे जो है वो मदर को हेल्प मिल जाती है न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में। मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन में, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बहुत एसेंशियल होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ में जो है लगभग 6 महीने तक रिकमेंडेड होता है डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि हेल्दी बेबी को ब्रिंग अप किया जा सके।